नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, on the basis of temperature the animals can be divided into two types. Okay, so on the basis of temperature we can separate or divide the animals into the two groups. First is homeothermal, इसको हम एंडोथर्मल भी कहते हैं, या फिर वार्म ब्लडेड कहते हैं, या फिर यूरीथर्मस कहते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए यूरीथर्मस. यूरीथर्मस, होम्योथर्मस, वार्म ब्लडेड, ओके. सो ये सारे एक ही टर्म्स हैं. तो what is the property of eurythermus or homeothermal animals? The animals which can able to tolerate wide variations of temperature. ऐसे एनिमल्स जो वाइड वेरिएशंस, अलग अलग टेम्परेचर को अगर झेल सकने की क्षमता है, टॉलरेट कर सकते हैं, कैपेसिटी है, तो ऐसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड कहते हैं. तो लिख लीजिए एनिमल्स हैविंग कैपेसिटी टू टॉलरेट wide range of temperature. ओके, तो इसी कैपेसिटी को हम कहते हैं यूरियोथर्मस. ओके, इसके एग्जाम्पल में बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस ये सभी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ये एप से बिलोंग करते हैं, एवियंस. उसके बाद ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स. ओके, नेक्स्ट आता है, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि ये ज़्यादा रेंज में भी रह सकते हैं? बिकॉज दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय द फिजियोलॉजिकल मीन्स. क्योंकि ह्यूमंस में, मैमल्स में, बर्ड्स में ये क्षमता पाई जाती है कि वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई दे कैन सर्वाइव इफ़ द आउटसाइड टेम्परेचर फ्लैक्चुएट्स. अगर बाहर का टेम्परेचर प्लस माइनस फ्लैक्चुएट होता है तो भी इनके बॉडी के टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ता. और इन दिस वे दे कैन मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट. और इस क्षमता को जिसमें हम इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस. सो होम्योथर्मल्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन मेंटेन द होम्योस्टैसिस कंडीशन. ओके, तो नेक्स्ट डाल दीजिए स्टीनोथर्मस. नेक्स्ट है स्टीनोथर्मस. व्हाट डज इट मीन? स्टीनोथर्मस का मतलब होता है पाइकिलोथर्म्स या एक्टोथर्मल्स या फिर कोल्ड ब्लडेड. पाइकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड. आप समझ ही गए होंगे. एनिमल्स those have no capacity to tolerate the wide range of temperature. लिख लीजिए animals that cannot tolerate the wide variation
in the temperature. That is known as cold-blooded या stenothermus. For example, fishes, amphibians, reptilians, etc. जैसे ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है टेम्परेचर का, ये गायब हो जाते हैं. जैसे एम्फीबियन के केस में ये एस्टिवेशन या हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं, और जैसे ही बाहर का टेम्परेचर उनके फेवर में आता है ये बाहर निकल आते हैं. सो देयर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू मैच विथ द एनवायरनमेंट. तो बॉडी का टेम्परेचर भी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज होने लगता है. सो इन दिस वे दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर. वो अपने बॉडी का टेम्परेचर, अपने बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन नहीं रख पाते. ठीक है, दैट इज़ वाई दे हैव टू मूव इन द शेड. ऐसे में ये जो एनिमल्स हैं या तो नाइट में निकलते हैं, या तो शेड में रहते हैं, या तो फिर ज़मीन के अंदर रहते हैं, सो दैट they can maintain their internal body temperature. So this is all about the factors which affect the human beings as well as plants. Okay, now heading डाल दीजिए water. A biotic factor, next and very important, water. वाटर. ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं. द ओनली इनऑर्गेनिक लिक्विड अकरिंग ऑन अर्थ विच कैन फंक्शन एज अ रिसोर्स, कंडीशन एंड हैबिटेट, एंड द वाटर रेगुलेट द क्लाइमेट थ्रू इट्स रोल इन द रेनफॉल या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेट मॉडिफिकेशन. तो वाटर का काफ़ी अहम रोल है, क्योंकि वाटर क्या करता है, क्लाइमेट को भी रेगुलेट कर सकता है. ओके, इट इज़ आल्सो अफेक्ट द वेजिटेशन टाइप्स एंड इट्स कॉम्पोजिशन, कि किस जगह पर कौन से फ्लोरा एंड फना पाए जाते हैं. इट इज़ आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेजिटेशन. जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर वेजिटेशन अलग होता है, और जहाँ पर रेनफॉल कम पाई जाती है वहाँ का वेजिटेशन बिल्कुल अलग होता है. So it is very important factor for the life. Okay, so water presence in the soil in the various kind. जो पानी पाया जाता है सॉइल के अंदर वो अलग अलग टाइप का होता है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं वाटर के बारे में. वाटर इज फर्स्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या लिक्विड विच इज फंक्शन एज अ रिसोर्स. तो वाटर कैसा वर्क करता है, एज अ रिसोर्स. Plus, they are very much important for the habitat. Plus, water का next important function है, it regulate the climate. ऐसा लिखते हैं. Next point, regulate habitat and climate. Now next point, it regulate the habitat of vegetation and temperature. Okay, so it is also play an important role in the rainfall distribution. Rainfall distribution.
और एग्जाम्पल, अगर डेजर्ट कंडीशन में देखें तो वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पर डेजर्ट कंडीशन है। और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर वेजिटेशन भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यू कैन सी द एनिमल्स एज वेल एज प्लांट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द लाइफ। जहाँ पर आपको वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है या प्रॉपर मिलती है, वहाँ पर ही वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो करती है। ओके, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ, वेजिटेशन distribution like that. Clear? And it also affect the type and composition, कि कौन सी टाइप के वेजिटेशन कहाँ पर पाए जाएंगे. It is also affects because of water. Next point, it also affects the type of vegetation. ओके, जैसे डेजर्ट कंडीशन में एनिमल्स भी आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में दिखाई पड़ते हैं, और जो वहाँ पर पाए जाते हैं वो इसी यानी ज़ीरो फिटिक कंडीशन के हिसाब से ही डेवलप होते हैं। वहाँ पर लेस क्वांटिटी पाई जाती है, और जहाँ पर मॉडरेट कंडीशन होता है वहाँ की वेजिटेशन अलग होती है। जहाँ पर बारिश ज़्यादा पाई जाती है वहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। नाउ लेट अस सी अबाउट द वाटर। वाटर की प्रेजेंस सॉइल में कैसी होती है और उसको हम किस हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल वी कैन डिवाइड इनटू सर्टेन टाइप्स। वन बाय वन उसकी स्टडी करते हैं। So according to the presence of water in the soil, it can be divided into following 5 types. ठीक है, फर्स्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं हॉलार्ड। What is हॉलार्ड? The total amount of water present in the soil is known as हॉलार्ड. It is a टोटल क्वांटिटी, जितना अमाउंट पाया जाता है वाटर सॉइल में उसी को कहते हैं हॉलार्ड। सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नोन एज हॉलार्ड। क्लियर? नेक्स्ट आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यह हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? इट इज अ थिन लेयर ऑफ वाटर विच इज अटैच्ड टाइटली टू द सॉइल पार्टिकल्स। वो वाटर के पार्टिकल्स हैं जो एक थिन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो जाता है? सॉइल पार्टिकल के साथ हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ ड्यू टू द फोर्सेस, जिसे हम कोहेजन और एडिशन फोर्स कहते हैं, तो कोहेजन और एडिशन फोर्स की वजह से ये लेयर बनाई जाती है, यानी ये लेयर बन जाती है वाटर के बीच में और सॉइल पार्टिकल के बीच में। ठीक है, तो लिख लीजिए, अ थिन लेयर between water and soil particle is known as hygroscopic water। लेकिन इसके दूसरे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। This is not available to the plant.
ओके, प्लांट को अवेलेबल नहीं होते तो देयर इज नो रोल ऑफ सच वाटर फॉर द प्लांट. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ दिस layer is formed. This layer of water is formed due to the force. The layer of water is formed due to the forces like adhesion and cohesion. Adhesion and cohesion. तो adhesion and cohesion soil particles और water के बीच में ये दो forces मिलकर काम करते हैं. तो इस वजह से hygroscopic water की एक पतली लेयर तैयार हो जाती है. तो यहाँ पर thin layer रखिए, thin layer. Okay, so this is all about the hygroscopic water. Now next is gravitational water. Third one is gravitational water. Now what is gravitational water? The water that moves downward due to the gravitational forces. यानी वो वाटर जो पानी जो मूव कर जाते हैं डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और ये प्लांट को कभी भी नहीं मिल पाते, नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. सो सच वाटर इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर. इसमें लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट बना लीजिए. द वाटर दैट मूव्स downward due to the gravitational forces. Gravitational force. Such type of water is known as gravitational water. Is known as gravitational water. Next important point है, it is not available to the plant. ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच वाटर. तो ये वाटर भी प्लांट के लिए उपयोगी नहीं होते. नाउ नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर. हेडिंग डाल दीजिए, कैपिलरी वाटर. ओके, सो कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो पाए जाते हैं इन द स्पेस बिटवीन द लिटिल पार्टिकल ऑफ सॉइल. सॉइल के पार्टिकल के स्पेसेस के बीच में जो पोरस स्पेस पाया जाता है वहाँ पर छोटे छोटे कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और उन्हीं कैपिलरीज के बीच में कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है. इसी को हम कहते हैं कैपिलरी वाटर. ठीक है, और ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सॉइल के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में. और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैपिलरी वाटर इज़ अवेलेबल टू द प्लांट. ये वो वाटर हैं जो प्लांट आसानी से ग्रैस्प कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसमें लिख लीजिए, द वाटर विच फाउंड, द वाटर
which is found in the inner space, okay, of the soil particle. ओके ये इनर स्पेस जो पाए जाते हैं सॉइल के बीच में, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और दे एक्ट एज अ कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज का वर्क करते हैं. आप कैपिलरी किसे कहते हैं? अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो परख नली, जिनके बीच में काफ़ी मिनिमम स्पेस पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं कैपिलरी. अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरे परख नली में जिसका स्पेस ज़्यादा होता है या डायमीटर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एक ख़ास तरीके का कैपिलरी मूवमेंट देखने को मिलता है. सपोज दिस इज़ अ वाटर वेसल, यहाँ पर पानी भरा हो, ठीक है, और ये ओपन कर दिया जाए दोनों, ठीक है, दिस इज़ वाटर, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर वाटर का लेवल एक सर्टेन लिमिट तक चढ़ेगा, ठीक है, यह वाटर होगा. लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से जो एडिशन और कोहेशन फोर्स लगते हैं, वाटर बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, यानी यहाँ तक पानी चढ़ जाएगा. इसी को कहते हैं कैपिलरी एक्शन. ओके, तो सच टाइप ऑफ कैपिलरी वाटर इज़ गुड फॉर प्लांट्स, क्योंकि कैपिलरी वाटर को ही प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सच वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट. ऐसे ही जो वाटर्स पाए जाते हैं कैपिलरीज में, वो आसानी से प्लांट को मिल जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज गुड फॉर प्लांट. सो द सम कैपिलरी के बाद आता है नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं केमिकली बॉन्डेड वाटर या केमिकली कंबाइंड वाटर. फिफ्थ, chemically combined water. Okay, such water which is found are present as a hydroxides of iron, aluminium, silicon etc. तो सॉइल में जो इस तरह के हाइड्रोक्साइड्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन के हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनको हम कहते हैं केमिकली combined water. Such water which is found in the soil as a chemical bond, are chemically bonded. For example, hydroxides of iron, hydroxides of iron, hydroxides of silicon, aluminium, silicon, aluminium, एट्सेट्रा. इनको हम कहते हैं केमिकली बॉन्डेड वाटर. एंड दीज वाटर इज आल्सो नॉट प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होते, क्योंकि प्लांट इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. ठीक है, नाउ हेडिंग डाल दीजिए कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो सॉइल और वाटर के लिए इस्तेमाल की जाती है.